welcome back to our YouTube channel. We are studying about electric current, electric circuit, and now we will study about chapter 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। देखो, अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या पढ़ा है वो भी आप देख लो। अपन ये कहते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, जैसे ये मैंने इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो करवा दिया, तो 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था यहाँ पे सर्किल्स के रूप में, यानी सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। इस तरीके से जैसे मैंने कहा, हर एक बिंदु पर सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आपको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, जिसको अपन ने वेरीफाई करने के लिए एक तांबे का तार लिया था जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती है, एक गत्ता लिया था, उसके ऊपर लोहे का चून आपने डाला और उसके बाद में आपने देखा कि जब उसको थोड़ा ठपकारते हैं स्विच ऑन करके, तो अपन कहते हैं धारा के जो चुंबकीय प्रभाव उसके कारण वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में गत्ते पर लोहे का जो अपना चून है वो अरेंज हो जाता है। एक बार मैं आपको इसको वापस से दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा ये। हमने पढ़ा था 10th क्लास में, इस तरीके से आपने एक चालक तार लिया जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये मैंने इसमें सर्किट बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ जैसे हमने इस तरीके का एक परिपथ ले लिया, एक तार ले लिया, और इस तार में अपन ने क्या किया है, एक गत्ता यहाँ पे परपेंडिकुलरली लगा दिया, यानी गत्ते के तल के लंबवत तार रहे। तार को इस गत्ते के आर पार डाल दिया है और यहाँ से मैंने बैटरी से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन कर दिया है, कुंजी में डॉट डाल दिया है। इसके बाद अपन ये कह रहे हैं कि इस गत्ते पर आपने लोहे का चूर्ण डाला हुआ था, ठीक है भाई, इस तरीके से, और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया और इसको थोड़ा सा आप नीचे से ठपकारते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो आपका लोहे का चूर्ण है ये कंसेंट्रिक सर्कल्स यानी सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में रीअरेंज हो जाता है। देखें कैसे, ये लोहे का चूर्ण थोड़ा इसको थपथपाने से या ठपकारने से इस तरीके से रीअरेंज हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाती है किसी भी कंडक्टर के लिए कि उससे करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो अपन ये कहते हैं कि इस धारा प्रवाह के कारण एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और चुंबकीय प्रभाव को प्रेक्षित करने के लिए हमने देखा कि इस तार के लंबवत रखे गत्ते पर रखा जो लोहे का चूर्ण है वो एक सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में रीअरेंज हो जाता है, जो ये बताता है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सेकेंद्रीय वृत्तों के रूप में तार के प्रत्येक बिंदु पर आएगा। ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि इसकी दिशा क्या है, सेकेंद्रीय जो वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा के लिए हमने पढ़ा था द राइट हैंड थंब लॉ, यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यानी आपको करना क्या है, आपको लेना है राइट हैंड और राइट हैंड में देखना है कि ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा बताना चाहिए। ये धारा की दिशा बताएगा तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जैसे मैं थंब इस तरफ कर रहा हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे, मतलब ये दिशा रहेगी। ये आगे हुआ ध्यान में, ये वाली डायरेक्शन है हर एक सर्किल की। तो ये अपन ने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से दिशा भी देखी थी कि किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे आना है। तो ये अपने जो 10th की बात है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे अपन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए ओरस्टेड के प्रयोग की बात करेंगे। द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओरस्टेड लगभग ऐसा ही है, बस उसमें ये गत्ते की जगह कंपास लेके आना है और कोई चेंज नहीं है। तो अपन कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रेक्षित करने के लिए ओरस्टेड ने क्या प्रयोग किया है, तो अपन ले रहे हैं ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ये अपन ले रहे हैं ओरस्टेड का प्रयोग। तो ओरस्टेड के प्रयोग में अपन देखते हैं क्या अरेंजमेंट है सर्किट का। तो यहाँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक पावर सोर्स यानी बैटरी एक की जो सर्किट को ऑन ऑफ करने के काम आ रही है, और यहाँ जैसे मैंने आपको बता दिया एक धारावाही तार, ये करंट कैरिंग वायर है कॉपर का, थोड़ा मोटा बता देते हैं।
तो और स्टेट का प्रयोग की अपन बात कर रहे थे, इसमें अपन ने ले लिया एक सर्किट जिसमें आपके बैटरी है, सिंपल सा एक की है और करंट की डायरेक्शन प्लस टू माइनस मैंने बता दी। ए बी आपके करंट कैरिंग वायर हो जाता है। तो करंट कैरिंग वायर में जब आप जैसे अपन कह रहे हैं ये आपका वायर है ए बी और करंट कैरिंग है क्योंकि इसमें अपन ने धारा प्रवाहित कर दी है। तो इस करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट को आप कैसे देखोगे, क्योंकि दिखने में तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र आना है। जैसे मैंने बताया सेकेंडरी वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन वो सेकेंडरी वृत्तों के रूप में आपको विजिबल नहीं होगा, दिखेगा नहीं। तो अपन कहते हैं इसको प्रेक्षित करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो प्रेक्षित करने के लिए अपन क्या करते हैं, नीचे इसमें एक कंपास लेके आते हैं। तो ये जैसे मैंने एक कंपास यहाँ ले लिया है। ये मान लीजिए इसकी नीडल है जो भी इस पोजीशन में है। तो ये नीडल आप देखोगे कंपास की डिफ्लेक्ट होगी जब आप सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे, तो ये डिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, जैसे मैं बता देता हूँ। तो ये आप अरेंजमेंट देख ही रहे हैं। और स्टेट का प्रयोग क्या है वापस से एक बार अपन देख लेते हैं। और स्टेट का प्रयोग ये है कि आपने एक तार लिया जिसमें आपने धारा प्रवाहित कराई, और धारा प्रवाहित करने पर आपने देखा कि जैसे ही तार में धारा प्रवाहित कराई जाती है उसके पास रखा जो कंपास है उसकी सुई विक्षेपित होती है। और सुई विक्षेपित होना ये बताता है कि यहाँ तार में क्या उत्पन्न हुआ है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही सुई डिफ्लेक्ट होती है। सुई डिफ्लेक्ट होना बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षित हुआ है इस तार में, धारावाही तार में। लेकिन अगर आप देखें, आप जब कुंजी को वापस बंद करते हैं, यानी आप मतलब डॉट निकाल लेते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो ऑफ करते ही अपन कहते हैं सुई वापस अपनी जगह आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जब तक इसमें धारा प्रवाहित रहेगी तब तक आप देखोगे विक्षेप आता रहेगा, और जब आप धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे विक्षेप भी गायब हो जाएगा। यानी ये सुई जो है वो अपनी जगह पे ही वापस आ जाएगी, क्योंकि कंपास की सुई नॉर्थ साउथ में ठहरती है। लेकिन नॉर्थ साउथ में ठहरती है, जब आप इसका कोई अदर मैग्नेटिक फील्ड जैसे देख रहे हो, जैसे स्टार का मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो इसको अफेक्ट करेगा और ये सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। अब ये सुई किस तरीके से विक्षेपित होती है उसके लिए अपने इसमें स्नो का नियम बताते हैं हम। ये नियम है स्नो का, हालांकि ये बुक में आपको बाद में मिलेगा, मैं यहीं बता देता हूँ कि सुई किस तरीके से विक्षेपित होनी है। तो थोड़ा ध्यान करें स्नो का नियम क्या है, किस तरीके से सुई विक्षेपित होने वाली है। देखो, जब अपन ये देखते हैं कि एक कंपास जो है वो इस जो धारावाही तार है उसके नीचे है, या अपन कह सकते हैं तार जो है वो कंपास के ओवर है, ओवर मतलब टच में नहीं है बट ऊपर है। तो अपन ऐसी कंडीशन में स्नो का नियम लागू करते हैं। स्नो का नियम क्या है, जैसा वर्ड है बिल्कुल वैसा ही इसका मीन है। देखो, सबसे पहले एस एन आ रहा है, तो एस एन का मतलब क्या है, एस एन का मतलब है व्हेन करंट गोज साउथ टू नॉर्थ, यानी जब धारा प्रवाहित होती है साउथ टू नॉर्थ, करंट गोज साउथ टू नॉर्थ या करंट फ्लोज साउथ टू नॉर्थ, जब विद्युत धारा का प्रवाह साउथ से मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। एंड ओ का मतलब हो गया आपके ओवर, तो ये तो गया साउथ नॉर्थ, ओ का मतलब हो गया ओवर। ओवर कौन, करंट कैरिंग वायर इज द ओवर ऑफ कंपास, यानी जो आपका धारावाही तार है वो कंपास के ऊपर हो, तो अपन कहेंगे जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगी वेस्ट की तरफ। ठीक है भाई, तो वापस बता देता हूँ स्नो का नियम क्या है, अच्छे से समझ लें। लॉ ऑफ स्नो ये है, जब धारा प्रवाहित होती है साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर, और जो आपका धारावाही तार है वो कंपास के ऊपर है, तो कंपास की सुई वेस्ट यानी पश्चिम की ओर विक्षेपित होगी। व्हेन करंट फ्लोज या गोज साउथ टू नॉर्थ एंड द करंट कैरिंग वायर इज ओवर द कंपास, देन नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड इन द वेस्ट डायरेक्शन। आ गया होगा ध्यान में, जब धारावाही तार में जो प्रवाहित धारा है वो साउथ टू नॉर्थ प्रवाहित हो रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। करंट की डायरेक्शन क्या है, आप देखें यही है करंट की डायरेक्शन, और अगर अपन कंपास को ध्यान से देखें तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन चल रही है, तो साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है, ये आ गई एस एन। एंड ओवर, तो आप देखो ये जो करंट कैरिंग वायर है वो इस कंपास के ओवर है, ऊपर है, ओवर द
कंपास, नो कि ऑन द कंपास। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। ऑन द का मतलब अटैचमेंट में होता है, ओवर द मतलब थोड़ा ऊपर होता है, विदाउट अटैचमेंट। तो अपन ने कह दिया ओवर द कंपास इज करंट कैरिंग वायर सिचुएटेड है। तो अपन कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो आपकी नीडल है, कंपास की सुई है, वो विक्षेपित होगी किस तरफ, टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी पश्चिम की तरफ विक्षेपित होनी है। ये आपके स्नो का लॉ है जो ये बताएगा कि विक्षेप किस दिशा में आना है। अब देखिए, अगर इसके विपरीत में बात करूं, मान लीजिए मैंने पोलरिटी चेंज कर दी, धारा की दिशा बदल दी, तो धारा की दिशा बदलोगे तो कंपास की सुई का विक्षेप की दिशा भी बदल जाएगी। एक बात, तो इसका मतलब धारा की दिशा पर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करेगी। जब आप धारा की दिशा बदलोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी जरूर बदलेगी। फिर बात करते हैं वापस परिमाण की, कि विक्षेप का परिमाण। तो विक्षेप का परिमाण डिपेंड करता है धारा के परिमाण पर। यानी अगर इसमें मैं एक धारा नियंत्रक और ऐड कर दूं, यहाँ मैंने एक धारा नियंत्रक बना दिया, जैसे कि ये लो, ये अपने एक रियोस्टेट लगा दिया। तो अगर मैं यह कहूँ कि यहाँ पे धारा का परिमाण बदलेंगे, तो धारा का परिमाण बदलेंगे तो विक्षेप का परिमाण भी बदलेगा, यानी विक्षेप धारा के साथ साथ बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो विक्षेप का मान भी बढ़ेगा, परिमाण बढ़ेगा, कहने का मीन्स। तो इसका मतलब विक्षेप पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है विद्युत धारा पे जो इस तार से प्रवाहित होनी है। तो तार से प्रवाहित धारा का जब परिमाण बदला जाता है तो विक्षेप का परिमाण भी उसी अनुरूप बदलेगा। जब धारा की दिशा बदली जाती है तो विक्षेप की दिशा भी उसी अनुरूप बदलेगी। तो ये फैक्ट्स हो जाते हैं, यानी ये जो विक्षेप है दिशा और परिमाण में विद्युत धारा जो इस तार से प्रवाहित होती है उस पर डिपेंड करने वाला है। और स्नो का नियम मैंने बता ही दिया आपको कि क्या है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है साउथ टू नॉर्थ, और जो आपका करंट कैरिंग वायर है, धारावाही तार, वो अपन कहते हैं कंपास के ऊपर है, ओवर द कंपास, तो नीडल डिफ्लेक्ट होगी इन वेस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम की तरफ विक्षेपित हो जाएगी। इसके विपरीत अगर नॉर्थ टू साउथ है तो वेस्ट नहीं, ईस्ट की तरफ विक्षेपित हो जाएगी। ये होता है। तो ये स्नो का लॉ इसमें आपको बता भी देगा कि किस तरीके से सुई विक्षेपित होनी है। ये बुक्स में मैंने कहा बाद में मिलेगा, मैंने आपको अभी बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में बिल्कुल आसान है। और स्टेट का प्रयोग भी आपने देख लिया। अब और स्टेट के प्रयोग के निष्कर्ष अलग से दिए मिलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। निष्कर्ष जो हमने अभी बात करी वो की वो वापस रिपीट होनी है। देखो, पहला निष्कर्ष क्या, कि जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे किसी कंपास की सुई के विक्षेप से प्रदर्शित किया जा सकता है। नंबर 2, विक्षेप की दिशा धारा की दिशा के अनुरूप, यदि आप धारा की दिशा बदलेंगे तो विक्षेप की दिशा भी बदलेगी। आप धारा की दिशा उलट देते हैं तो विक्षेप की दिशा भी उलट जाती है। फिर हमने कहा भी आपके करंट कैरिंग वायर में जो करंट अमाउंट है धारा का परिमाण है, तो धारा का परिमाण यदि आप बदलेंगे तो विक्षेप का परिमाण भी उसी अनुरूप बदलेगा। तो कुल मिला के अपन कह रहे हैं ये जो आपका विक्षेप है वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्लोइंग करंट पे, एज ए डायरेक्शन, एज ए अमाउंट, या अपन कैसे मैग्नीट्यूड, परिमाण, दिशा, सारा अपन कहते हैं उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका ओरस्टेड का प्रयोग है जो ये बताता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। इसका एक तरीके से प्रायोगिक सत्यापन है ये, कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है ओरस्टेड के प्रयोग के मुताबिक, जो हमने अभी यहाँ पे देख ही लिया है। तो मुझे लगता है आपको ओरस्टेड के प्रयोग से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आनी है। ठीक है भाई, तो ये होता है अपने ओरस्टेड का प्रयोग कंप्लीट। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं, एक तो लॉरेंज बल और एक चुंबकीय क्षेत्र, दो बात करेंगे अपन। चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंज या चुंबकीय बल, दोनों की ही बात करने वाले हैं अपन इस टॉपिक में। बुक में आपको ये चुंबकीय क्षेत्र नाम से टाइटल मिलेगा, इसमें लॉरेंज बल की भी बात की जाएगी। तो देखो क्या है चुंबकीय क्षेत्र, तो जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दी थी बिल्कुल वैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र की भी परिभाषा दे सकते हैं। पहली बात अपन ये कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारण से प्रोड्यूस हो सकता है। तो अपन कहे चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो सकता है मेन तो अगर अपन देखें, एक तो परमानेंट मैग्नेट की वजह से, यानी चुंबकों की वजह से, जो चुंबक हैं
एक तो चुंबक, अब चाहे वो छड़ चुंबक हो या ये घुड़नाल चुंबक हो, यू शेप हो या बार मैग्नेट हो, कोई भी अपन कह सकते हैं। एक तो जो चुंबक है उसके कारण, अब चुंबक में भी देखो विद्युत चुंबक होती है और स्थायी चुंबक भी होती है, वो सारी इसी में ही आ जाती है। फिर अपन कहते हैं धारावाही तार, धारावाही चालक तार, इन दोनों के कारण अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। मोटा मोटी अपन ने कहा। एक अपन ने ध्यान में हो तो विद्युत क्षेत्र के लिए कहा था आवेश, आवेश देखो स्थिर आवेश जो है ये क्रिएट करेगा विद्युत क्षेत्र, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर अपन कहते हैं गतिमान या चलायमान आवेश है तो गतिमान आवेश, इसमें अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र तो है ही, साथ साथ में अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र भी एसोसिएट होगा, यानी गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र संबद्ध होगा। यानी स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र के लिए रेस्पॉन्सिबल है और गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र के लिए रेस्पॉन्सिबल रहना है। तो गतिमान आवेश की बात करें तो धारावाही चालक में एक तरीके से धारा प्रवाहित होती है, तो एक तरीके से आवेश ही गतिमान है और आवेश गतिमान है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र भी संबद्ध होगा। तो ये बात, अब बात करते हैं आगे अपन चुंबकीय क्षेत्र की। तो सिंपल सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? देखो किसी छड़ चुंबक या धारावाही चालक के कारण ऐसा क्षेत्र क्रिएट हो जाता है जिसमें कोई चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सके, ठीक है भाई, तो वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं किसी चुंबक या धारावाही चालक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कि कोई चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सके क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। इसको बी वेक्टर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? बी से। ये चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल हो जाता है और मात्रक अपन लेते हैं इसका टेस्ला। क्या मात्रक है इसका? टेस्ला। अभी अपन आगे बात करेंगे इसकी कन्वर्टेशन वगैरह के भी। इसके बाद अपन ये कहते हैं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में जो ये चुंबकीय बल है, लॉरेंज बल जिसको अपन कह रहे हैं, ये क्या चीज़ है? तो इसकी भी बात कर लेते हैं अपन। अपन ये कहते हैं कि अगर कोई आवेश, मान लीजिए ये क्यू आवेश है, ठीक है भाई, ये v वेग से चलायमान है, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एसोसिएट होगा, संबद्ध होगा। और ये इस v वेग से किसी बी चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करता है, किसी बी चुंबकीय क्षेत्र में q आवेश v वेग से एंटर करता है, ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे इसके ऊपर एक बल लगेगा जिसको क्या बोल रहे हैं? लोरेंज बल। यानी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश या आवेशित कण गतिमान या अपन कहते हैं किसी वेग से प्रवेश करता है तो उस पर क्या लगेगा? लोरेंज बल लगेगा। अब लोरेंज बल की दिशा क्या होगी, कैसे लगेगा, ये अपन आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको लोरेंज बल की ही परिभाषा बता रहा हूँ। तो अपन यही कहेंगे कि कोई आवेशित कण जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है या गति करता है तो उस पर एक बल अनुभव होता है जिसे अपन कहते हैं लोरेंज बल। क्या याद रखना है? चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गतिमान है तो उस पर लगेगा एक बल जिसको क्या कह रहे हैं? लोरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करेगा तो उस पर लगेगा एक बल जिसको बोल रहे हैं लोरेंज बल, ठीक है भाई। अब इसका सूत्र क्या है? तो सूत्र देखो ये है, आगे अपन इसको डेराइव भी करेंगे किस तरीके से आता है। अभी फिलहाल अपन डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये लोरेंज बल लगता है आपके एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी, या अपन कह सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है भाई। और ये सामान्यतः अपन क्रॉस प्रोडक्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि बल की दिशा v और b को अंतर्गत करने वाले तल के क्या रहेगी? लंबवत रहेगी। अब लंबवत किस दिशा में? तो उसके लिए आप दक्षिण हस्त या अपन कहते हैं मैक्सवेल का वो कॉर्कस्क्रू लॉ काम में ले सकते हो। तो जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है क्यू वी क्रॉस बी, मतलब क्या हुआ? तो देखो जैसे मैंने कहा ये आपके 3D है, ठीक है भाई। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायरेक्शन आपकी हो जाती है मान लो बी की, ये बी सदिश है, ये मान लीजिए कोई वी है, ठीक है, या कोई अलग थीटा डायरेक्शन में कह दूँ, अभी ये तो 90 हो जाएगा। मान लीजिए ये वी है, ऐसे ये बी के साथ वी के बना रहा है थीटा,
तो ऐसे में अपन कहते हैं आपके जो ये वाली एक्सिस है ये इस लोरेंज बल की अक्ष होगी, यानी V और B को अंतर्गत करने वाले तल के लंबवत हो जाएगी। ठीक है भाई, लंबवत इस साइड है या उस साइड, वो मैंने कहा दक्षिणावर्त नियम से अपन पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोरेंज बल की बात अपने आती है सामने। तो B सदिश के साथ थीटा कोण बनाते हुए V वेग से यदि कोई Q आवेश प्रवेश करता है तो उस पर लोरेंज बल इस प्रकार लगेगा कि उसका परिमाण होगा QVB साइन थीटा। थीटा क्या है? V और B के बीच का कोण, यानी चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से जो एंटर कर रहा है तो V और B के बीच में कितना एंगल है? V और B के बीच में, ये V वेक्टर, ये B वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो ये जो F है वो ये होगा, ये या दूसरी साइड, ठीक है ना, तल के लंबवत। अब तल के लंबवत इधर उधर, वो दक्षिणावर्त नियम से अपन पता कर लेंगे। तो ये है लोरेंज बल, इसी को अपन क्या कह रहे हैं? लोरेंज बल बोल रहे हैं, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स के दो, चुंबकीय बल के दो, एक ही बात है। तो ये आपके लोरेंज बल की बात कंप्लीट होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र और लोरेंज बल दोनों ही मैंने बता दिए। अब थोड़ी सी बात अपन यूनिट वाइज भी कर लेते हैं, या इसकी एक डेफिनेशन भी बनाए। तो मैंने कहा अगर आप ये करो, एक तो Q को 1 कर दो, V को 1 कर दो, B को भी 1 कर दो, और थीटा को कर दो आप 90। तो ऐसी कंडीशन में अपन कहेंगे F क्या होगा? एफ बी यूनिटी हो जाएगा 1 न्यूटन। ठीक है भाई, इस तरीके से भी आप डेफिनेशन बना सकते हो 1 न्यूटन की। और अगर आपको 1 टेस्ला की बनानी है तो 1 टेस्ला की आप बी के जैसे मान लो 1 टेस्ला की बात कर लो, इसको 1 न्यूटन की बात कर लो तो वो भी आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन कहते हैं इस फॉर्मूले से अपन डेफिनेशन बना सकते हैं। अब लोरेंज बल की परिभाषा बनानी है तो आप ये कह सकते हो कि भी एकांक आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड से किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है वही आपके क्या हो जाएगा? लोरेंज बल हो जाएगा। तो ये लोरेंज बल की भी परिभाषा बन जाती है। अब अगर अपन बात करें यूनिट की तो देखो F की यूनिट क्या है, Q की यूनिट क्या है, V की यूनिट क्या है। B की जैसे मैंने कहा आप टेस्ला क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे B बराबर साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है, इसको तो छोड़ दो आप। तो B बराबर क्या आएगा? F/QV। और इसके लिए मैंने कहा 1 टेस्ला इज इक्वल्स, तो आ गया न्यूटन बल का, और आवेश का आ जाएगा आपके कूलॉम इनटू मीटर बाई सेकंड। ठीक है भाई, अब इस सेकंड को आप चाहो तो इसके नीचे ले लो तो ये आपके करंट बन जाएगा। तो ये आ गया न्यूटन बाई एम्पियर इनटू मीटर। तो 1 टेस्ला क्या हुआ? न्यूटन बाई एम्पियर इनटू मीटर हो जाता है। समझ आ गया होगा कैसे? वापस देख लो, F का हो गया आपके न्यूटन, V का मीटर बाई सेकंड, और Q का कूलॉम, कूलॉम प्रति सेकंड पता ही होगा। देखो I बराबर करंट I बराबर Q/T, कूलॉम पर सेकंड। तो ये कूलॉम पर सेकंड I क्या होता है? एम्पियर ही होता है। तो एम्पियर इज कूलॉम बाई सेकंड, देन एम्पियर जो आपका कूलॉम बाई सेकंड इसको अपने एम्पियर से रिप्लेस कर देंगे तो आ गया न्यूटन बाई एम्पियर इनटू मीटर। तो ये आ गया टेस्ला। ये टेस्ला का कन्वर्टेशन अपन ने बता दिया। आप इसको और भी कई रूपों में ले सकते हो, जैसे आपने मान लो एम्पियर की जगह कूलॉम किया तो सेकंड ऊपर ले लो, न्यूटन इंटू सेकंड बाई कूलॉम इंटू मीटर, वो भी कर सकते हैं। तो ये आ जाता है टेस्ला। टेस्ला क्या है? न्यूटन बाई एम्पियर इंटू मीटर। अच्छे से याद रख लेना, कई जगह ये चीज़ यूज आती है यूनिट कन्वर्टेशन में, या कोई फार्मूला वगैरह में भी यूज आ जाती है, न्यूमेरिकल वगैरह में भी ये चीज़ें यूज़फुल है। तो आपको अगर ये फार्मूला याद होगा और इनकी यूनिट्स याद होगी तो आपको इस कन्वर्टेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अपने लोरेंज बल की बात हो रही है। इसके बाद अपन बात करेंगे बायो-सावर्ट लॉ की। लोरेंज बल में अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ केसेज और बन जाते हैं, जैसे कि आपने थीटा 0 कर दिया, 90 कर दिया, 180 कर दिया, तो मुझे नहीं लगता उनमें आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आनी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, नो डाउट। साइन थीटा में जिससे 0 आता है तो 0 कर लो, 90 है तो 1 कर लो, इस तरीके से अपन इसको ले सकते हैं। तो स्पेशल केसेज भी इसमें हो जाते हैं। अपने को तो ये ध्यान रखना है अभी 90 पे मैक्सिमम होगा। लोरेंज बल अपन कहते हैं मैक्सिमम कब लगेगा? 90 पे, और मिनिमम 0 है। ठीक है भाई, तो 0 डिग्री पे 0 लग जाएगा। तो अगर V और B एक ही दिशा में है या 180 पर है तो दोनों कंडीशन में क्या कहेंगे? 0 ही कहेंगे। लेकिन अगर अपन 90 कह रहे हैं या 270 कह रहे हैं तो उस कंडीशन में ये मैक्सिमम होगा। तो लोरेंज बल मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? बिल्कुल आप थीटा पे डिपेंड कर रहा है या साइन थीटा पे किस तरीके से होना है। तो ये आपका होता है कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र और लोरेंज बल वाला मामला। अब इसमें यूनिट को लेकर के
बहुत सारी बातें आती है। अब जैसे मान लो कोई, ये अपने बात कर ली CGS की है, जैसे SI है तो CGS में अपन गॉश बोलते हैं। तो गॉश में ऐसा है, आपके 10⁻⁴ का कन्वर्टेशन है, याद रखना। 1 टेस्ला इजिकल्स 10⁻⁴ गॉस, GAUSS, या हिंदी में लिख दो गॉश, या शॉर्ट में G कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये CGS यूनिट होगी गॉश। ये तो अपने SI कह दो या MKS कह दो, एक ही बात है। तो ये भी यूनिट आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि 1 टेस्ला इजिकल्स 10⁻⁴ गॉश, अगर गॉश में दिया जाए टेस्ला में कन्वर्ट करना हो, या टेस्ला में दिया जाए गॉश में कन्वर्ट करना हो, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है भाई। इसको भी अपन डेराइव कर सकते हैं इनकी, आप जैसे मान लो न्यूटन की वो ले लो, आप डाइन, एम्पेयर की एब एम्पेयर ले लो, मीटर का सेंटीमीटर ले लो, उसको देख करके आप कन्वर्टेशन ये भी कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन ले रहे हैं यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ। अब देखो यहाँ पे BO भी मिलेगा, कई बायो बोलते हैं, BO-सावर्ट या बायो-सावर्ट एक ही बात है, बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट नियम क्या है, चलो देखते हैं। ये मान लीजिए कोई एक करंट कैरिंग वायर है, और इसमें अपन ने एक डिफ्रेगमेंट की बात कर ली, ये है DL, L लंबाई का कोई तार है, और DL L5 की मैंने इसमें बात कर ली, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और इससे अपन कह रहे हैं R डिस्टेंस पे एक कोई बिंदु है। ठीक है, और ये R इस DL के साथ अपन कहें तो थीटा डायरेक्शन पर है। तो हो सकता है ऐसा ही बात अपन सिमेट्रिसिटी वाइज इधर भी कर दें, तो इधर भी वही थीटा आ जाएगा, वही बिंदु आ जाएगा R डिस्टेंस पे। तो ऐसे में अपन ये कह सकते हैं कि इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो तो चलो आप किससे ज्ञात कर लोगे, इस नियम से ज्ञात कर लोगे ऐसे। ठीक है ना, अंगूठा रहेगा, कौन सा नियम हुआ ये, दक्षिणस्थ नियम या दक्षिण अंगुष्ठ नियम। तो अंगूठा बताएगा धारा की दिशा को, तो मुड़ी उंगलियां किसको बता देगी, मुड़ी उंगलियां बताएगी चुंबकीय क्षेत्र। मुड़ी उंगलियां ऐसे चल रही है, देखो ये है अंगूठा, और मुड़ी उंगलियां बता रही है ये अंदर की तरफ, तो इसमें क्रॉस लगा दें। क्रॉस का मतलब क्या है, तल के लंबवत अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब होता है तल के लंबवत बाहर की तरफ। जैसे इसमें देखें अपन, तो ये मुड़ी उंगलियां क्या बता रही है, बाहर की तरफ बता रही है, तो बाहर की तरफ के लिए अपन ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ये सिंबल है तल के लंबवत बाहर की तरफ, तल के लंबवत बाहर की तरफ, और ये है तल के लंबवत अंदर। चलो ये तो अपन ने कर दिया दक्षिणस्थ नियम से दिशा का काम, लेकिन परिमाण कितना होगा इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब अल्प है तो अल्प के हिसाब से बी नहीं लेके मैंने DB ले लिया, पूरे के लिए इंटीग्रल कर दो, बी निकल जाएगा। तो ये जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, इस अल्प धारावाही तार के कारण या अल्पांश के कारण, धारावाही अल्पांश के कारण, तो धारावाही अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पे जो DB आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसका मैग्नीट्यूड किससे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए अपने बायो-सावर्ट का नियम दिया जाता है। बायो-सावर्ट का नियम ये है कि जो आपका ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र है DB, ये किन किन पर डिपेंड करे। अब मैं DB वेक्टर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर वाली प्रॉब्लम तो अपने हो गई सॉल्व। दिशा किससे ज्ञात कर लेंगे, दक्षिण हस्त नियम से। दक्षिण हस्त नियम से अपन कहेंगे देखो तल के लंबवत बाहर की तरफ, तल के लंबवत अंदर की तरफ। देखो ये वाला है तल के लंबवत बाहर की तरफ, तल के लंबवत अंदर की तरफ। मुड़ी उंगलियां ऐसे करोगे तो बाहर की तरफ बताएगी, ऐसे कर दोगे तो अंदर की तरफ बता देगी। अब परिमाण की बात करते हैं, तो परिमाण के लिए कितने फैक्टर यहाँ पे यूज होने हैं। तो देखो सबसे पहले तो प्रवाहित धारा के समानुपाती, ये अपने ओरेस्टेड के प्रयोग में ही देखा था कि विक्षेप का परिमाण जो है वो धारा के परिमाण पर डिपेंड कर रहा है। जब आप धारा का परिमाण बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ता है, तो DB प्रोपोर्शनल I। उसके बाद DB प्रोपोर्शनल DL, यानी इस अल्पांश की लंबाई के भी समानुपाती। फिर DB प्रोपोर्शनल साइन थीटा एंड DB प्रोपोर्शनल 1/r²। इतने फैक्टर्स अपने निकल रहे हैं। ठीक है भाई, थीटा तो हो गया R और DL के बीच का एंगल, तो साइन थीटा के समानुपाती। उसके बाद 1/r² यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इनको कंप्लीटली अपन कहेंगे तो ये कहेंगे भाई DB प्रोपोर्शनल I DL साइन थीटा बाई R²। ठीक है भाई, अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट लेंगे। अब कांस्टेंट आप या तो K मैग्नेटिक बोल दो या μ0/4π बोल दो। ठीक है ना, तो अपन कहेंगे μ0/4π, या इसको बोलते हैं Km डॉट आइडियल साइन थीटा बाई R²। ये है आपके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अल्पांश के कारण कितना है, और यही आपका बायो-सावर्ट लॉ कह रहा है। तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ये निकल के आ रहा है क्या, DB
इज इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जैसे आपने कूलाम का नियम पढ़ा था बिल्कुल उसी के अनुरूप ये आपके आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसकी अपन बात कर लेंगे आगे। अभी अपन देखें तो ये जो आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसकी मैं आपको बात कर लेता हूँ कि ये क्या है। देखो आई धारा हो गई, डी एल L5 की लंबाई हो गई, साइन थीटा एंगल हो गया, ये थीटा है, इसका साइन मतलब ज्या एंगल की ज्या। उसके बाद आर अपन डिस्टेंस बात कर रहे हैं, परीक्षण बिंदु की L5 से दूरी आर, ठीक है भाई। इसके बाद अपन शॉर्टली थोड़ी बात कर लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसको अपन के मैग्नेटिक भी बोलते हैं कि के मैग्नेटिक इज इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऐसे भी लिखा जाएगा इसको। और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7 करके, यानी म्यू नॉट हो गया आपका एक तरीके से 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट के लिए आप देखो यहाँ से आप बना सकते हो इसकी यूनिट। तो इसको मैं एक बार के मैग्नेटिक देखे इसके लिए सॉल्व करूं तो मैं कहूँगा के मैग्नेटिक इज इक्वल्स देखो डी बी इंटू आर स्क्वायर बाई आइडियल साइन थीटा, यही कहेंगे। आइडियल साइन थीटा अपॉन में चला जाएगा, आर स्क्वायर गुणा में चला जाएगा, तो इनकी यूनिट बनाते हैं। देखो हालांकि सेम यूनिट बननी है, जो म्यू नॉट की होगी वही इसकी हो जाएगी। तो देखो के मैग्नेटिक क्या यूनिट बन रही है, सबसे पहले तो आप देखो डी बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो आया टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। साइन थीटा कोई यूनिट नहीं, एक स्क्वायर इससे कट जाएगा तो क्या आया भाई, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। अब टेस्ला का कन्वर्टेशन अपन ने क्या बताया था, न्यूटन बाई एम्पियर इंटू मीटर, तो वो वाला लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि भी न्यूटन बाई एम्पियर इंटू मीटर, ये आपका टेस्ला था। अब इंटू में क्या चल रहा है, मीटर, अपॉन में भी चल रहा है एम्पियर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान मारा होगा। ये अपने कैंसिल हो जाता है, मीटर से मीटर और एम्पियर का स्क्वायर बन जाएगा, तो न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर या न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर, या केवल ए बोल दो, एक ही बात है एम्पियर का। तो न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर, सेम यूनिट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी, न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर। तो ये वैल्यू रहेगी अपने के मैग्नेटिक की, यानी अच्छा के मैग्नेटिक के अलावा अपन म्यू नॉट की जैसे बात करें तो जैसे अपने पीछे बताया था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट था आपके निर्वात के लिए परमिबिलिटी, वैक्यूम के लिए परमिबिलिटी। परमिबिलिटी को हिंदी में अपन ने कहा था एक तरीके से पारगम्यता, यहाँ पे अपने इसको कहा था विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। वैसे इसको कहेंगे चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता। तो ये आपके म्यू नॉट हो जाता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, म्यू नॉट बाई 4 पाई। के मैग्नेटिक क्या है, 10⁻⁻7, ठीक है भाई। और यूनिट की बात करें तो यहाँ से आप दोनों तरह की बात कर सकते हो, न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर या टेस्ला इंटू मीटर, ये थोड़ा इजी रहेगा न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर याद करने में। और रही बात आपके म्यू नॉट म्यू आर, अब जैसे मान लो ये तो निर्वात है, निर्वात के अलावा जब मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में अपन म्यू नॉट म्यू आर ले लेंगे। आपेक्षिक चुंबकशीलता ये हो जाएगी आपेक्षिक चुंबकशीलता, और म्यू नॉट हो जाएगा निर्वात की चुंबकशीलता। जब माध्यम की बात करेंगे, अभी ये किसकी बात हो रही है, अभी ये निर्वात की बात हो रही है, तो निर्वात में अपन ने म्यू नॉट ले लिया, माध्यम के लिए कहेंगे म्यू नॉट म्यू आर शीलता, ठीक है भाई। और इसको पूरे को अपन म्यू कह सकते हैं, यानी माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, ठीक है भाई। तो माध्यम की चुंबकशीलता म्यू इजिकल्स म्यू नॉट म्यू आर, वेर म्यू नॉट क्या है, ये वैक्यूम के लिए यानी निर्वात के लिए परमिबिलिटी हो गई, और म्यू आर आपके रिलेटिव हो गई, एक तरीके से आपेक्षिक, जिसको अपन हिंदी में कह रहे हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो ये अपने बायो सावर्ट नियम कंप्लीट होता है।